नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तब तक वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के जो नोट्स है, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स दोनों जगह आसानी से मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की सभ्यताओं में है, वो वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। तो चलिए जानते हैं वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता, नवीन यानी नई सभ्यता का विकास हुआ, उसे ही वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता या कहें कि ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के बाद यह सभ्यता अस्तित्व में आई थी, और कहा भी जाता है, कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के पीछे आर्यों का हाथ है। लेकिन यह तथ्य भी पूरी तरह से तर्क पर आधारित नहीं हो सकता। कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्यों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया गया। कुछ विद्वान मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण वो विलुप्त हो गई। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। वैदिक साहित्य यानी इस काल में जो साहित्य रचा गया, उसे ही वैदिक साहित्य कहा जाता है। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। कारण क्या है कि कई सौ साल तक यह श्रुति के रूप में सुरक्षित रहा, यानी गुरु ने शिष्य को सुनाया, और शिष्य ने जब गुरु बना तो अपने शिष्यों को सुनाया। इस प्रकार इस साहित्य को श्रुति के द्वारा सुरक्षित रखा गया। ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी 4 वेद है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में से जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन है, इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी माना जाता है। वैदिक सभ्यता को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है कि अध्ययन आसानी से हो सके। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है, वो है, एक है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तरवैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की समय सीमा है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। इसकी जानकारी का स्रोत है वो ऋग्वेद है। और दूसरी उत्तरवैदिक काल, जिसकी समय सीमा है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, जिसकी जानकारी का स्रोत है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वैदिक सभ्यता है वो आर्यों द्वारा निर्मित मानी जाती है। कि वैदिक सभ्यता का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, पूछा भी जाता है, तो उत्तर है आर्यों द्वारा किया गया। आर्य शब्द है वो जाति सूचक न होकर एक भाषा सूचक शब्द है। आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, अभिजात। आर्य सभ्यता है वो मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता है, और सिंधु घाटी सभ्यता है वो प्रमुखतः नगरीय सभ्यता है। और कुछ विद्वान, पीछे भी कहा था कि कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत आर्यों द्वारा किया गया। यह 2 कारण है कि माना भी नहीं जा सकता कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत वैदिक सभ्यता के आर्यों द्वारा किया गया। कारण कि पहली बात तो ये कि सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है। दूसरा तथ्य यह है कि वैदिक सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित नहीं है। कृषि उनके लिए द्वितीय व्यवसाय है, और सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए कृषि प्रथम प्राथमिक व्यवसाय है। इसलिए नहीं माना जा सकता कि वैदिक आर्यों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किया गया या उसका विध्वंस किया गया। आर्यों की भाषा है वो संस्कृत भाषा है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब, अफगानिस्तान में आकर बसे थे,
और यह कैसे पता चले कि आर्यों के आगमन की तिथि क्या थी, भारत आर्य कब आए थे। इसके लिए हमें अभिलेखों का सहारा लेना पड़ता है और उन अभिलेखों में है प्रमुख दो अभिलेख। उसमें से एक अभिलेख है बोंगज कोई अभिलेख जो 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इसमें दो कबीलों यानी खत्ती और मिन्ती के मध्य एक संधि का उल्लेख है। और यह कैसे पता चले कि यह संधि आर्यों की संधि है। कारण है कि इस संधि की शर्तों की रक्षा के लिए कुछ देवी देवताओं को साक्षी माना जाता है, जिनमें है वैदिक देवता इंद्र, मित्र तथा नासत्य यानी जिसे अश्विन कहा जाता है। और यह वर्तमान में भी आर्य सभ्यता में हमें प्रचलित दिखाई देते हैं। दूसरा अभिलेख है वो कशी अभिलेख है जो 1600 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इसमें ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई, इसका उल्लेख किया गया है। इससे पता चलता है कि आर्यों के आगमन की तिथि है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास की रही है। और अब बात करते हैं आर्यों के मूल निवास स्थान की, कि आर्य मूलतः कहाँ के निवासी थे। भारत तो आए थे, तो वो मूल निवास स्थान उनका कौन सा है। तो पंडित गंगाधर झा है वो मानते हैं कि ब्रह्म ऋषि देश है, वहाँ के वो मूल निवासी है। ब्रह्म ऋषि देश किसे कहा जाता है, गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र है उसके बीच का जो क्षेत्र है उसको ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि किताब का नाम है उनका सत्यार्थ प्रकाश, बताया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान है वो तिब्बत है। और बाल गंगाधर तिलक ने अपनी किताब दी आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में बताया है कि आर्यों का मूल स्थान है वो उत्तरी ध्रुव है। और मैक्स मुलर जो विदेशी विद्वान हैं उनका मानना है कि आर्य मूलतः मध्य एशिया में बैक्टीरिया नाम की एक जगह है जो अफगानिस्तान में है, वहाँ के मूल निवासी हैं। और अधिकांश विद्वान इस तथ्य से इस तरह से सहमत भी है। अब बात करते हैं आर्यों की भौगोलिक स्थिति, आर्यों की सीमा की, कि आर्यों की सीमा कहाँ तक थी, आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ तक था। पहले मोटे तौर पर बात करते हैं तो ऋग्वैदिक आर्यों की जो पूर्वी सीमा थी वो गंगा नदी तक थी, और पश्चिमी सीमा थी वो अफगानिस्तान तक थी, और उत्तरी सीमा थी वो हिमालय पर्वत तक थी, और दक्षिणी सीमा थी वो राजस्थान के अरावली पर्वत तक थी। अब विस्तार से बात करते हैं कि आर्यों की भौगोलिक सीमा या क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था। सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। सप्त सिंधु प्रदेश यानी 7 नदियों का, 7 नदियों का ऋग्वेद में उल्लेख है। और ऋग्वेद है वो ऋग्वेदिक काल यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य की रचना है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जिन जिन नदियों का इस वेद में उल्लेख है वहाँ तक ऋग्वेदिक आर्यों की वो भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार था। सप्त सिंधु 7 नदियों में आती हैं, वो है सिंधु, सरस्वती, वित्सता, वित्सता किसे कहते हैं वर्तमान में झेलम, अश्किन चेनाब को कहते हैं, परुषणी जो रवि कह दो, रावी कह दो, और विपाशा ब्यास यानी जो व्यास नदी है वर्तमान में उसे विपाशा, और सुतदरी जो पंजाब की सतलज है उसको सुतदरी कहा जाता था। इसके अलावा कुंभा, काबुल, कुमुर, कुरम, गोमती, गोमल और सुबास्तु सवात का भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। और जो कुंभा और कुरुम है वो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और गोमती और गोमल है वो अफगानिस्तान में है। अब ऋग्वेदिक आर्यों की पश्चिमी सीमा है वो है अफगानिस्तान। आर्यों ने पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान है, इसके बाद आर्य आगे बढ़े और आगे बढ़कर कुरुक्षेत्र के जो निकट प्रदेश है
जो ब्रह्मभरत है वहाँ पर उन्होंने अधिकार कर लिया। और आर्य गंगा नदी के क्षेत्र तक बढ़े तथा गंगा यमुना दोआब जो ब्रह्म ऋषि देश के नाम से भी जाना जाता है अधिकार किया। पूर्वी सीमा है उनकी है वो गंगा नदी है। ऋग्वेद में हिमालय की मूंजवंत हिंदकुश का भी उल्लेख है और इस उल्लेख से पता चलता है कि आर्यों की उत्तरी सीमा है वो हिमालय है। और ऋग्वेद में राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की कई चोटियों का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आर्यों की जो दक्षिणी सीमा है वो अरावली पर्वतमाला तक है। अब बात करते हैं उत्तर ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था। इससे पहले जो हमने अध्ययन किया वो था ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। और वैदिक सभ्यता को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है। एक है ऋग्वैदिक कालीन आर्य यानी सभ्यता, दूसरी है उत्तर ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता है उसकी जानकारी का स्रोत है वो ऋग्वेद है और उत्तर ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की जानकारी का जो स्रोत है वो बचे हुए तीन वेद है चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है उसको छोड़कर जो तीन वेद है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों उत्तर ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी के स्रोत हैं। उत्तर ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पूर्वी सीमा है वो सदा नीरा नदी जिसे गंडक नदी भी कहा जाता है और पश्चिमी सीमा है वो अफगानिस्तान है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी जिसे रेवा नदी भी कहा जाता है तथा अन्य ग्रंथ में सतपुड़ा विंध्य पर्वत का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट रूप से हमें जानकारी मिलती है। हम कह सकते हैं कि दक्षिणी सीमा है वो नर्मदा, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत रही है और उत्तरी सीमा ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की भी हिमालय थी और उत्तर ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की भी उत्तरी सीमा हिमालय रही। इस प्रकार ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने और उत्तर वैदिक कालीन आर्यों ने मिलकर आर्यवर्त का निर्माण किया और आर्यवर्त का निर्माण होता है उनमें है ब्रह्मव्रत, ब्रह्म ऋषि देश, मध्य देश यानी बिहार और बंगाल, ये चारों को मिलाकर आर्यव्रत का निर्माण किया जाता है, जिसे आर्यव्रत प्राचीन समय में वेदों में आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था। अब जानते हैं कि ब्रह्मव्रत कहाँ से कहाँ तक था। सतलज नदी से यमुना नदी का जो क्षेत्र था उसे ब्रह्मव्रत कहा जाता था और मनुस्मृति में सरस्वती व दृष्टवंती नदी के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मव्रत कहा जाता है और ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र ब्रह्मव्रत ही था। और ब्रह्म ऋषि देश है वो गंगा यमुना दोआब तथा उसके निकटवर्ती जो प्रदेश थे उनको ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता है। अब बात करते हैं वैदिक कालीन नदियों की। वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख है, जिनमें से 25 नदियों का ऋग्वेद में उल्लेख पाया जाता है, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 21 ही नदियों का उल्लेख है। महत्वपूर्ण 21 ही नदी मानी गई है। इसमें है सिंधु नदी है वो सबसे ज़्यादा, सिंधु नदी है उनका सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है और सिंधु नदी आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सिंधु नदी को उस समय में हिरण्यनी भी कहा जाता था और ऋग्वैदिक आर्यों के लिए सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी है, जिसे नंदीतमा, मातेत्मा और देवीतमा। अगर हमें पूछा जाए कि आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है तो उत्तर होगा सिंधु नदी। और पूछा जाए ऋग्वैदिक आर्यों के लिए सबसे पवित्र नदी कौन सी है तो उत्तर होगा सरस्वती नदी, जिसे नंदीतमा, मातेत्मा और देवीतमा कहा जाता है। वैदिक जो ऋचाओं की रचना हुई, वेदों में जो ऋचाएं हैं उनकी जो रचना हुई वो सरस्वती नदी के किनारे हुई और ऋग्वेद के नदी सूक्त में
बिपाशा यानी वर्तमान में जो व्यास है उसका उल्लेख नहीं है। हाँ, कश्मीर की मरुदद्दा नदी का नाम अवश्य है उसमें। ऋग्वेद में सरस्वती की सहायक दृष्टवंती, सरस्वती नदी थी, उसकी एक सहायक नदी थी दृष्टवंती, जिनका नाम उस समय में था चौतंग। वह सरस्वती के मध्य वाली अपाया नदी का उल्लेख में मिलता है। सरस्वती और उसकी सहायक नदी दर्शवंती है, उसके बीच में एक नदी थी जिसे अपाया नदी कहा जाता था, उसका भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जो नदी सूक्त है उसमें उल्लेखित अंतिम नदी है वो गोमती यानी गोमल है। और ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख आया है, गंगा नदी का 1 बार, और गंगा की सहायक नदी है सरयू, उनका 3 बार। अब बात करते हैं सभ्यता की प्रमुख नदियों की। प्राचीन नाम उनका क्या था और आधुनिक नाम क्या है, चलिए जानते हैं। पहली है परुषणी नदी, जिसे वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है। दूसरी है शतुद्री नदी, जिसे सतलज कहा जाता है। किनी नदी, जिसे चेनाब कहा जाता है। बितस्ता, जिसे झेलम। बिपाशा, जिसे वर्तमान में व्यास। गोमती, जिसे वर्तमान में गोमल। कुंभा, जिसे वर्तमान में काबुल। शदानीरा, जिसे वर्तमान में गंडक। कुमुर, जिसे वर्तमान में कुर्रम। सिंधु, जिसे वर्तमान में इंडस। ऋग्वेद में हिमालय का उल्लेख है, जिसमें हिमवंत कहा जाता है। हिमालय को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? हिमवंत। उसकी चोटी है एक मूंजवंत का भी उल्लेख है, जहाँ से सोमरस प्राप्त होता था। सोमरस कहाँ से प्राप्त होता था? हिमालय की चोटी मूंजवंत से प्राप्त होता था। ऋग्वेद में सतपुड़ा एवं विंध्य की चर्चा नहीं की गई, ये अपवाद है। अपवाद अधिकतर कंपटीशन एग्जामों में अधिक पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में ऐसी कौन सा क्षेत्र है या ऐसी कौन सी नदी है जिनका वर्णन नहीं किया गया। तो ऋग्वेद में सतपुड़ा व विंध्य की चर्चा नहीं की गई है। और मरुस्थल, ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धनव्य धनव्य शब्द का प्रयोग किया गया, और पार्जन बादलों के लिए, इसीलिए कहा गया है अर्जुन ने धनव्य को पार करने योग्य बनाया। ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई, और ऋग्वेद संहिता इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्य स्रोत है। ऋग्वेद संहिता की रचना किस काल में हुई? ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में नहीं, ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक संहिता इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। कोई पूछे कि ऋग्वेदिक काल है, ऋग्वेदिक सभ्यता है, उसकी जानकारी का साहित्यिक स्रोत कौन सा है? एकमात्र स्रोत है वो है ऋग्वेद। सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मूलतः नगरीय सभ्यता थी। उनका प्राथमिक व्यवसाय था वो कृषि था, और लेकिन वैदिक सभ्यता का जो प्राथमिक व्यवसाय था वो कृषि नहीं, कृषि उनके लिए द्वितीय व्यवसाय था। और ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ आवेस्ता से मिलता है। ऋग्वेद की अनेक बातें किस प्राचीनतम ग्रंथ से मिलती है? तो उत्तर होगा ईरानी भाषा की आवेस्ता नामक एक ग्रंथ है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए ये क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल अगले क्लास में इसी पार्ट में। कल पढ़ेंगे ऋग्वैदिक सभ्यता का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन कैसा था।